हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे मनी के बारे में, जो कि 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है और हम इस चैप्टर को एक शॉट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मनी की बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं हम बार्टर सिस्टम के बारे में, क्योंकि मनी तो एक नया कंसेप्ट है। इससे पहले जब मनी नहीं हुआ करता था तब लोग भी तो ट्रेडिंग करते थे, तब वो कैसे करते थे वही हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम तो क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? तो देखो, जब मनी नहीं हुआ करता था तो भी तो लोग एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान ट्रांजेक्शन करते थे। एक बंदा अपने सामान कुछ देता था, दूसरे बंदे से लेता था। तो इसका मतलब है कि तब भी ट्रेड हुआ करता था, बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ करता था वो नहीं पता किसी को। तो लोग क्या करते थे, जो उनके पास सामान है वही सामान मार्केट में लेके जाते थे और जिसको वो सामान चाहिए वही जाके उसको दे देते थे और अपनी मनपसंद का सामान ले आते थे। इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। किसी ने अपना, मान लो किसी के पास बाग है और वो सेब की खेती करता है, तो उसके पास बहुत सारे सेब हैं। अब खाना बनाने के लिए रोज सेब थोड़ा ना खाएगा वो। मार्केट में उसको चावल चाहिए, उसको दूध चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए। तो वो क्या करेगा, अपने पास से सेब लेके जाएगा और जिसके जिसके पास उसके चावल, मतलब चावल, दूध या जो भी उसको चाहिए, चीनी वगैरह, उसको अपने सेब देगा और उससे सामान लेके आ जाएगा। तो सामान के बदले सामान लेना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी चीज है। बार्टर सिस्टम को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, और यहाँ पर कुल हमें 4 लिमिटेशंस पढ़ने हैं इसके। सबसे पहला जो लिमिटेशन है इसका वो है डुअल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डुअल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है इसका मतलब? जैसे इसके नाम में है डुअल, डुअल मतलब दोहरा, दो। कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाक, और बॉन्ड्स मतलब चाहत। मतलब यहाँ पर यह है कि बार्टर सिस्टम जितना दिखने में आसान है ना, कि मेरे पास जो सामान है वो जाके सामान मेरे को मिल जाएगा, मैं उसको सामान को दूंगा और मेरे को सामने सामान मिल जाएगा, इतना आसान होता नहीं है। ऐसा है कि मार्केट में जब बंदा सामान लेके निकलता है तो उसे सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या सामने वाले के पास वो सामान है मेरे पास जो चाहिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के पास मिल्क है। मिस्टर एक्स मिल्क मैन है और उसके पास दूध है, लेकिन मिस्टर एक्स को आटा चाहिए, यानी कि फ्लावर। अब मिस्टर एक्स के पास डुअल कॉन्फिडेंस ऑफ वन इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले मिस्टर एक्स जाएंगे और मार्केट में देखेंगे कि आटा किस किस के पास है। लेट से मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। बहुत सारे लोगों को ढूंढने के बाद उनको मिला कि मिस्टर ए, बी, सी और डी इनके पास फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है, ये इनको लेने के लिए क्या ये मेरे से मिल्क लेंगे? तो अब मिस्टर बी की जो दूसरी प्रॉब्लम है उनको ये देखना है कि क्या ए को मिल्क चाहिए, क्या बी को मिल्क चाहिए, क्या सी को मिल्क चाहिए, क्या डी को मिल्क चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबको ही मिल्क चाहिए होगा। ऐसा भी है ना कि किसी कुछ और चाहिए, वो अपना जो आटा है वो किसी और चीज के बदले एक्सचेंज करना चाहते हो। तो इसी चीज के लिए मिस्टर एक्स को पहले ये देखना होगा, और यहीं से हमारी डुअल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाती है कि एक तो पहले उन्हें देखना पड़ा कि आटा किसके पास है, और दूसरा उनको ये देखना पड़ेगा कि मिल्क किसको चाहिए। मान लो मिस्टर बी को मिल्क चाहिए तो ये क्या करेंगे, इनके साथ अपना आटा, क्या कहते हैं, मिल्क को एक्सचेंज करेंगे, इनसे आटा ले लेंगे। इसे बोलते हैं डुअल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड। ओके, फिर हमारा सेकेंड आता है, वो आता है लैक ऑफ स्टोरेज। लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज मीन्स कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि ना टाइम के साथ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम उनको बल्क क्वांटिटी में एक्सचेंज करेंगे तो उनको एक्सचेंज करने पर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास वो गुड्स पड़े हुए हैं लेकिन मैं उनको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वो रख रख के खराब हो जाता है, ऐसे तो लॉस हो जाएगा। आज के टाइम पर जब हम मनी यूज करते हैं तो मनी को तो कितने भी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो तो पड़े रहते हैं घर में, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक गाय है, काऊ। अब मेरे को उसको ट्रीट करके आम खरीदना है, बट मैं जब काऊ को ट्रीट करूंगा आम से तो मैं काऊ के बदले मैंने कम से कम 2 करेट भर के आम ले लिए। ये जो आम है ये मुझे किसके बदले मिले? ये मुझे मेरे काऊ के बदले मिले। मैंने 2 करेट भर के आम ले लिए।
अब ऐसा हुआ कि एक हफ्ते मैंने खाए खाए अगले हफ्ते में उब गया इनसे। अब ये मैं खा नहीं पा रहा, कंजम्पशन नहीं हो पा रहा। अगले हफ्ते देखा कि 10वें दिन के बाद ही खराब होने लग गए। तो इनको स्टोर करके रखना मुश्किल है ना, इसीलिए हमारे जो बाटर सिस्टम में है चीज़ों को स्टोर करके रखने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, इसी के बाद अब हम नया चीज़ देखते हैं, थर्ड वाला, उसका नाम है स्टोर नहीं, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम बाटर सिस्टम के अंदर चीज़ों की यूनिट नहीं डिवाइड कर सकते। कहने का मतलब है कि लेट्स से हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये को हम मिनिमम कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं? अगर मैं एक एक करके बांटू तो 100 टुकड़ों में बांट दिया। अब मैं 1 रुपये के भी 100 टुकड़े कर सकता हूँ, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा करके। बट कुछ गुड्स हमारे पास ऐसे होते हैं बार्टर सिस्टम में जब मैं एक्सचेंज करने जाता हूँ जिनको मैं टुकड़ों में नहीं बांट सकता। लेट्स से अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि मैंने अपनी गाय को, क्या कहते हैं, सामने वाले गाय लेते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, बकरी ले लेते हैं। बकरी के बदले मेरे को ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, आम चाहिए। अब मैं अपनी बकरी दे रहा हूँ तो सामने वाला मुझे 1 किलो आम पकड़ा रहा है। क्या मेरी क्या कहते हैं जो बकरी है क्या उस लेवल की, मतलब उसके वैल्यू के बराबर होगी? बकरी का वैल्यू ज्यादा है, 1 किलो आम की वैल्यू कम है, सामने वाला मुझे दे नहीं रहा, तो मैं क्या अपनी बकरी को आधा दूंगा उसको? बकरी तो पूरी जाएगी मेरी। तो मेरे पास से ज्यादा वैल्यू चली जाएगी, सामने वाले पास से मेरे पास कम वैल्यू आएगी, और इसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, थर्ड आता है हमारा प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट। प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि कुछ पेमेंट ऐसी होती है जो हमको फ्यूचर में करनी पड़ती है। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में करने वाली पेमेंट, जिनको हम प्रॉमिस करते हैं प्रेजेंट में रह के। अब मैंने किसी ने सामान लिया कुछ, और मैंने उससे बोला भाई मेरे खेत में ये वाले गेहूं हैं, और ये जब अच्छी क्वालिटी के हैं, जब ये उग जाएंगे तो मैं फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने सामान यूज़ कर लिया, उसका कंजम्पशन कर लिया। सामने वाले ने मुझे इस भरोसे में गेहूँ, क्या कहते हैं, अपना सामान दे दिया कि जब उसको ये गेहूँ मिलेंगे, उसके मन चाहे गेहूँ है, वो जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो ले जाएगा मेरे से। बट हुआ क्या, उस साल बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो वो गेहूँ खराब हो गया। अब मैं उसको कुछ दूसरे गेहूँ टाइप के गेहूँ ऑफर कर रहा हूँ तो वो मना कर रहा है। अगर मैं किसी से प्रेजेंट टाइम पर, अभी के टाइम पर अगर मैं किसी से कुछ सामान लेता और मैं उससे बोलता फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, तो वो मुझसे ये थोड़ा ना बोलता भाई मुझे यही 100 रुपये वाले, ये वाले 100 रुपये चाहिए, क्योंकि पैसे तो पैसे कोई से भी ले सकता है, लेकिन गेहूं तो गेहूं नहीं होता ना। एक गेहूं का किस्म अलग होता है, एक गेहूं किस्म। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में करे जाने पेमेंट हमको दिक्कत आ जाती है फ्यूचर में पेमेंट करने में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम इन डिफर्ड पेमेंट। ये 4 लिमिटेशन है हमारे ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ ऑल, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, है ना, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट। इन 4 प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दोस्तों हमारे पास मार्केट में मनी का कंसेप्ट आया। तो मनी क्या काम करता है? मनी वही काम करता है जो इन चारों की कमियां हैं। मनी काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मनी की डेफिनेशन क्या होती है, तो मनी इज एनीथिंग विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो हमारी मनी बन जाएगी दोस्तों। यस, बिल्कुल सही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सर अगर मैं किसी से आलू के बदले पत्थर दे दूं तो क्या पत्थर मनी बन जाएगा? यस, बिल्कुल। मनी कुछ भी वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है। समय समय पर इवोल्यूशन हुआ है मनी का। पहले मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मतलब ऐसी चीज को मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, वो आज भी है। बट आज हमने पेपर को भी मनी बना रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट, आगे जाके उनकी बात करेंगे कि किस तरीके से आज हम पेपर का भी यूज ऐसा मनी कर देते हैं, वरना पुराने समय पे तो पहले पत्थर के पहले मनी बने, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, और ऐसे करते एवोल्यूशन होते हुए आज हम डिजिटल मनी भी यूज कर रहे हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे पास मनी के कुछ 4 टाइप है। सबसे पहले जो हमारा मनी का टाइप आता है वो आता है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है?
ऐसे मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से जारी होती है, ऑर्डर से। यस, इसे ही हम बोलते हैं भाई लीगल टेंडर, जो एक्चुअली में लीगल टेंडर होते हैं। सारे करेंसी नोट्स फिएट मनी का पार्ट होता है, जिस पे सरकार अपना भरोसा देती है। सरकार के आदेश से, सरकार के ऑर्डर से जो मनी जारी होती है उसे हम बोलते हैं फिएट मनी। ऐसी मनी जिस पे सरकार का भरोसा नहीं बट आपसी भरोसा होता है, उसे बोलते हैं हम फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी। मैंने तुमको कुछ ऐसा अमाउंट पकड़ाया जिसपे सरकार ने भरोसा नहीं करा, जैसे चेक। मैंने आपको चेक लिख के दिया कि मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूं, आप इसको रख लीजिए। तो ये मेरी और आपकी आपसी भरोसे की बात हुई। तो फिड्यूशियरी मनी ऐसी मनी होती है जिसमें क्या कहते हैं, एक बंदा दूसरे बंदों को एक ऐसा अमाउंट देता है जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट का भरोसा नहीं होता। इसमें आपसी भरोसे का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे डिजिटल पेमेंट, मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, आपके पास से मेरे पास डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गई, आपने एक्सेप्ट कर ली। मैंने आपको चेक दिया, जैसे इसके अंदर एग्जांपल में दे रखा है ASME ग्रोसरी शॉप है, उसने 810 जो भी अमाउंट दे रखा है, इसने चेक दिया और सामने वाला उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिर आता है हमारे पास दूसरे टाइप की मनी जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी ऐसी मनी जिसको बनाने में जो कॉस्ट आती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। सपोज 10 रुपए के कॉइन को बनाने में 10 रुपए ही लग रहे हैं, तो उसकी वैल्यू एक्चुअली में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, तो इसे बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। बट अगर किसी चीज को बनाने में पैसे कम लग रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी। इजी। मनी के कितने टाइप हो गए हमारे पास, 4 टाइप हो गए। मनी का पहला टाइप कौन सा हो गया हमारे पास, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फिर इसके बाद फुल बॉडीड मनी, और फिर उसके बाद क्रेडिट मनी। अब बात है दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मनी सप्लाई कुछ नहीं होता, एक देश के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर, एक साल के अंदर जितना पैसा अवेलेबल होता है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है कि एक देश है और इस देश के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जितना पैसा अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंट्री का मनी सप्लाई बोलेंगे। सर मनी सप्लाई, इसके अंदर तो देश का मतलब सारे के सारे सेक्टर रहेंगे, नहीं, इसके अंदर हम 2 लोगों को एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन, एक सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे इंडिया में कौन है, RBI, और दूसरा हम इसके अंदर एक्सक्लूड करेंगे गवर्नमेंट। सर क्या रीजन है कि इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन ये है क्योंकि भाई मनी सप्लाई कर कौन रहा है। अब सेंट्रल बैंक अगर अपने जेब में से 100 रुपए देश में पहुंचा रही है तभी तो मनी सप्लाई हो रहा है। अगर हम सेंट्रल बैंक का पैसा भी काउंट कर लेंगे तो एक से तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, और इससे हमें बचना है। तो हम मनी सप्लाई के अंदर खाली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को हटा के जितना भी पैसा देश के अंदर अवेलेबल है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर एक कंट्री बाउंड्री के अंदर, उसे हम मनी सप्लाई कहेंगे। The money supply refers to the total amount present in a period of 1 year within a country, है ना। मनी सप्लाई के हमारे पास 4 मेजरमेंट्स होते हैं, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर कौन कौन से हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मेजर्स हैं। एज पर हमारा नया सिलेबस, हमारे पास सिर्फ सिलेबस में M1 ही है, बट फिर भी हम उनको एक बार गो थ्रू करेंगे कि M1, M2, M3, M4 एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है M1। M1 क्या होता है, M1 होता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। M1 हमारे सिलेबस में M1 ही है, तो बनेगा करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास M1 आएगा, और ये सबसे
नैरोवर अप्रोच है, नैरोवर, नैरोवर मतलब सबसे छोटा अप्रोच है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पिछला वाला स्टेप जुड़ता चला जाएगा। जैसे अगर हम M2 देखते हैं तो M2 क्या होता है, M2 होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 क्या होता है, M3 होता है हमारा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट क्या, पोस्ट ऑफिस बैंक से अलग होते हैं, उनके अंदर भी आजकल सेविंग्स होती हैं, पैसे जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो उनकी जमाई जब हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M2। M3 क्या होता है, M3 के अंदर जब हम इसके अंदर टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, इन सबको टाइम डिपॉजिट कहते हैं, इसको जब हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा M3। M4 क्या होगा, M4 होता है हमारा ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो कि सेविंग्स के लिए डाला जाता है, लोगों द्वारा डाला जाता है। इसको जब हम एक्सक्लूड करेंगे ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से और इसको M3 में हम इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा M4। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा M1 क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, इससे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो इसका भाई, जिसका नाम है बैंकिंग।